जय हिंद मेरे साथियों, फिर हम हाजिर है परिवहन लेकर। और इस बार जो हम परिवहन लेकर हाजिर है, उस परिवहन में हम जंतु का परिवहन पढ़ने जा रहे हैं। ये जंतु में परिवहन कैसे होता है। इसके पहले जो हम कल का क्लास में जो पढ़े थे वो पौधे में पढ़े थे, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं परिवहन जंतु में, जंतु में परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले हम परिवहन के बारे में जानते हैं कि परिवहन कहता क्या है। परिवहन कहता है कि जो उपयोगी पदार्थ है उसके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देना है, और हानिकारक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न भागों में है उस सबको ला के एक जगह रख देना है। यही परिवहन कहता है। फिर समझिए परिवहन क्या कहता है। परिवहन कहता है जो उपयोगी पदार्थ है उसको एक जगह से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देना, एक जगह से उसके शरीर के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचा देना परिवहन कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और अनुपयोगी पदार्थ, जो पदार्थ उपयोग लायक नहीं है, जो पदार्थ उपयोग लायक नहीं है उसको विभिन्न भागों से लेकर एक जगह रख देना परिवहन कहलाता है। इसके पहले जो हम कल के जो क्लास में पढ़े थे पौधे में परिवहन पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? पौधे में। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं परिवहन, एक्चुअली वह परिवहन जंतु में पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं, और जो भी पॉइंट हम पढ़ेंगे टोटल का MCQ हम लोग बनाएंगे, और एक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो हम बताएंगे वो 100% कंसेप्ट हो जाएगा, और MCQ जो बनाएंगे उसमें भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जंतुओं में परिवहन क्या है सुनिएंगे। कहता है जंतुओं में परिवहन की क्रिया 3 अवयवों के सहायता से करते हैं। यानी कि स्पष्ट कह रहा है कि जंतु में जो परिवहन है हमको 3 अवयव से हम कर रहे हैं। यानी परिवहन, फिर समझिएगा परिवहन क्या कहता है। परिवहन कहता है कि जो उपयोगी पदार्थ है शरीर के विभिन्न भागों तक उपयोगी पदार्थ को पहुंचा देना, और अनुपयोगी पदार्थ है जो पदार्थ उपयोग लायक नहीं है उसको विभिन्न भागों से एक जगह लेकर रख देना परिवहन कहलाता है। अब हम परिवहन में 3 वो पदार्थ पढ़ेंगे, रक्त यानी ब्लड, प्लाज्मा और लसिका। इसी तीनों के बारे में हमको जानेंगे कि शरीर में इसी तीनों के माध्यम से परिवहन होता है। तो फिर हम आगे देखते हैं। पहला है रक्त। क्या है सुनिए। रक्त हल्का लालेपन लिए हुए गाढ़ा क्षारीय, रक्त यानी हल्का लालेपन लिए हुए गाढ़ा क्षारीय नमकीन द्रव्य है। द्रव्य यानी पदार्थ है। इसका pH के मान 7.4 यानी कि 7.4। इसके pH के मान 7.4 है होता है। इसका रंग लाल होता है। अगर इसका लाल का मेन कारण है होमोग्लोबिन। और आपसे कोई पूछेगा कि रक्त का लाल जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखना है, यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। यानी कि हम लोग को जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा है, यानी pH के मान से बनेगा क्वेश्चन, रक्त का लाल होना से बनेगा, और एक संयोजी उत्तक से बनेगा। यानी स्पष्ट कह रहा है कि रक्त जो होता है लाल हेमोग्लोबिन से कारण होता है। इसको pH के मान 7.4 होता है, और कहता है कि यह तरल मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल कहते हैं। यानी तरल में द्रव और गैस दोनों आता है, याद रखिएगा। यानी तरल संयोजी उत्तक के बने होते हैं। यानी जो रक्त है, रक्त तरल संयोजी उत्तक के बने होते हैं। अब याद रखिएगा रक्त में भी प्रकार होता है। पहला है लाल रक्त RBC, दूसरा है श्वेत रक्त WBC, तीसरा है रक्त बिंबाणु यानी इसको हम कहते हैं पट्टिकाणु भी कहते हैं। यानी कि रक्त जो हम लोग परिवहन जंतु में पढ़े थे 3 तरह से पढ़े थे, उस 3 में पहला था रक्त। रक्त में जो फर्स्ट है लाल रक्त है, दूसरा है श्वेत रक्त, तीसरा है रक्त बिंबाणु यानी पट्टिकाणु होता है। और हम तीनों रक्त के बारे में जानते हैं, और उसका MCQ भी हम लोग करेंगे। आगे ध्यान देते हैं। पहले हम रक्त का एक कुछ क्वेश्चन है उसका MCQ ट्राई करके देखते हैं बनता है क्या है। देखिए, पहला है रक्त का लाल क्यों होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो अभी तुरंत पढ़ें कि रक्त का लाल pH के मान और तरल संयोजी उत्तक होता है। हम तीनों बात जानते हैं। तो रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी होमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा B। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है। हम pH के मान भी हम लोग पढ़ें, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा है रक्त क्या है।
कोशिका है, उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। देख लीजिए, रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, पदार्थ भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो से बेटर हमको तरल संयोजी उत्तक होता है। आगे, रक्त में पीएच के मान कितना होता है? रक्त में पीएच के मान 7.4 होता है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। बस रक्त से जो भी क्वेश्चन आएगा, ये 3 ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन रक्त से बन ही नहीं रहा है। कहाँ बना पाएंगे? जितना क्वेश्चन बनने वाला होता है कि नहीं, हम बना दिए हुए हैं, और उससे ज्यादा क्वेश्चन बनने नहीं, बस आपको रक्त में देखना है तो इतना ही देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाए जाते हैं? ये आपका पॉइंट नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो आगे हम जिक्र करेंगे, उसमें नोट बनाएंगे, हम हर पॉइंट का जिक्र करें। लेकिन एक क्वेश्चन है, कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तांबा हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जस्ता हो गया। तो हीमोग्लोबिन में याद रखना है लोहा यानी आयरन पाया जाता है। इसका जिक्र हम आगे किए हुए हैं, फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाले नलिका को क्या कहते हैं? एक सीरा होता है, एक धमनी होता है। तो याद रखना है, धमनी सीरा भी हमको आगे पढ़ना है, पढ़ाएंगे। तो याद रखना है कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाले, यानी कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने का काम धमनी का काम है। क्या है? धमनी का काम है। ऐसे धमनी और सिरा आगे हम फिर पढ़ेंगे, उसमें आपको डीपली करेंगे। आते हैं इन लाल रक्त कणिका, यानी कि हम लोग आरबीसी पर बात करते हैं। लाल रक्त कणिका क्या होता है उस पर विचार करते हैं, इसकी बारीकी से पॉइंट देखते हैं, फिर का एमसीक्यू हम लोग, फिर उसी तरह से एमसीक्यू भी हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइटस, यानी एरिथ्रोसाइटस दूसरा नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरबीसी का लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइटस, एरिथ्रोसाइटस होता है। सुनेंगे, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यानी लाल रक्त में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद में याद रखिएगा, स्तनधारियों में जो आरबीसी पाया जाता है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में ऐसे 2 स्तनधारी है जिसके रक्त में केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा होता है। यानी स्पष्ट कहता है कि लाल रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाल रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्पष्ट है कि स्तनधारी में केंद्रक होता है, स्तनधारियों में जो आरबीसी पाया जाता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में स्तनधारियों में जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में ऐसे 2 जीव है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ऐसे 2 जीव है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊंट और लामा। तो आप लोग ऊंट के बारे में तो जानते हैं, चाहे ऊंट को देखे हुए, लामा को आप नहीं देखे हुए, हम लामा को दिखाते हैं। देखिएगा लामा कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ऊंट हो गया आपका, और यहाँ पर हो गए लामा। और स्पष्ट है कि ये क्लियर कह रहा है कि लाल रक्त में जो होता है, लाल रक्त में एक्चुअली केंद्रक नहीं पाया जाता, स्तनधारियों में जो केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन लामा और एक ऊंट है, लामा एक ऊंट है, ऐसे 2 जंतु है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। अपवाद में, इसको कभी भूलना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। फिर आगे चलते हैं, क्या होता है इसे केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा है। इसका आकार 7.2 होता है। इसका जन्म अस्थि मज्जा में होता है, इसका जन्म अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका जन्म यकृत में होता है। मतलब कह रहा है कि लाल रक्त कणिका का जन्म अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका जन्म कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु यकृत में हो जाता है। याद रखिएगा, इसकी संख्या पुरुषों में 5 लाख तथा महिलाओं में 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। मतलब पुरुषों में 50 लाख हो गया, और महिलाओं में 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। आरबीसी लाल रक्त कणिका कब्र पिलिया को कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त के कब्र को फिलिया को लाल रक्त के कब्र कहा जाता है। लाल रक्त यानी फिलिया को कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्लड बैंक भी, इसे ब्लड बैंक भी, यानी कि ब्लड बैंक भी फिलिया को ही कहा जाता है, कब्र भी फिलिया को कहा जाता है। आगे देखेंगे, लाल रक्त को द्रव सोडियम नाइट्रेट NaNO3 में 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। शाम के सोते समय लाल रक्त 5% घट जाता है। याद रखिए, सोते समय लाल रक्त जो होता है 5% घट जाता है। लेकिन
4200 मीटर की ऊंचाई पर सोने से यह 30% बढ़ जाता है। मतलब स्पष्ट है कि अगर हम ऊंचाई पर सोते हैं तो लाल रक्त मेरा बढ़ जाता है, और जनरली हम नीचे सोते हैं तो मेरा घट जाता है। आगे इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि यह ऑक्सीजन को धोकर यह विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है, लाल रक्त। यानी याद रखिएगा, लाल रक्त जो है याद रखिए, ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम लाल रक्त ही करता है। इसके कब्र को पीलिया के नाम से जानते हैं, और इसका काम होता है ऑक्सीजन को ढो देना। हम ऊंचाई पर जैसे ही जाते हैं तैसी इसकी संख्या, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं उस तरह से इसकी संख्या जो होता है बढ़ जाती है, लाल रक्तों की संख्या बढ़ जाती है। आप उन्हें क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन शुरू हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। रखिए, एरोथाइटस आरबीसी का दूसरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है आरबीसी में कौन सा लाल रक्त का वर्णक ये पाया जाता है। यानी लाल रक्त का वर्णक, जब भी लाल रक्त, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि ब्लड में लाल रक्त होता है तो एक्चुअली होमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा होमोग्लोबिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त का मुख्य कार्य क्या है, अभी तुरंत पढ़ेंगे। काम ही है इसका ऑक्सीजन को आदान प्रदान, इधर से उधर घुमाने करने का काम होता है। ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लाल रक्त ही करता है। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। लाल रक्त का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। तुरंत देखेंगे, लाल रक्त का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त का औसत जीवन काल क्या होता है, तो औसत जीवन काल लाल रक्त के पढ़े हैं 20 से 120 तक। 120 तक यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 120 हमको टच कर लिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन देखने के बाद उसके आधारित, एक ऐसा नहीं कि जो हम पॉइंट पढ़ा है उसी के आंसर सटीक मिल जाए तभी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी 120 मिला तो 120 हम टिक लगा दिए। आगे देखेंगे। अब कहता है किस अंग को लाल रंग कब्रिस्तान कहा जाता है। तुरंत अब पढ़े, कब्रिस्तान जब भी कहलेगा फिलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिलिया को कहा जाता है। आगे, लाल रक्त में केंद्रक होता है या नहीं, हाँ ये तो तुरंत पढ़े कि नहीं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह स्पष्ट है। लेकिन हाँ, दो ही ऐसा जीव है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, लामा और ऊंट में। ये याद रखना है, लामा और ऊंट में केंद्रक पाया जाता है। आगे ध्यान देंगे। अब कह रहा है स्तनधारियों के परिपक्व आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी में। आगे देखते हैं। आरबीसी का मुख्य काम क्या है, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन को परिवहन करना। चलिए भाई, तो अभी तुरंत पढ़े कि ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम आरबीसी का काम है। ऊंचाई पर जाने पर तुरंत हम देखें कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस केस में 5% घट जाता है। जब ऊंचाई पर जब व्यक्ति सोता है तो उस केस में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कह रहा है ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। भैया आरबीसी की संख्या बढ़ती है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हाँ, तो स्पष्ट पढ़े थे कि एक अपवाद में ऐसे दो जंतु है जिसमें पाया जाता है, ऊंट और लामा में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है। देखिए अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, यानी कि पुरुषों में पढ़े थे 50 और महिलाओं में पढ़े थे 45 लाख। 50 और 45, उस आधार पर हमको इसमें टिकअप करना है 50 और 45। इसमें सटीक हमको याद रखिएगा ये आ रहा है। आगे अब पढ़ते हैं श्वेत रक्त कणिका क्या होता है, WBC। यानी कि आरबीसी हम लोग देख लिए, अब WBC देखेंगे और फिर हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे सटीक, और हम क्वेश्चन बना भी लेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखिएगा, पहला क्या कह रहा है, इसमें केंद्रक पाया जाता है श्वेत रक्त में। यह स्पष्ट कर रहा है कि श्वेत रक्त में केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, अर्थात ये अमीबा समान होता है। फर्स्ट दूसरी पॉइंट इसमें, फर्स्ट जो पॉइंट कहा कि इसमें केंद्रक होता है। दूसरा बात यह कहा इसमें कोई निश्चित इसका आकृति नहीं होता है, जब आकृति नहीं होगा तो अमीबा के समान इसको माना जाता है। इसका जन्म अस्थि मज्जा में भी होता है,
जिस तरह से श्वेत रक्त का जन्म अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक उसी प्रकार लाल रक्त का जिस तरह से अस्थि मज्जा में होता है, ठीक उसी प्रकार श्वेत रक्त का ही जन्म अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन तक ही होता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसकी संख्या 8000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर होता है, ठीक है, स्पष्ट था। उसकी संख्या पुरुषों महिलाओं में इसमें स्पष्ट 8 से 10 दिया गया है। आरबीसी तथा यानी कि लाल रक्त श्वेत रक्त कणिका का अनुपात 600:1 का अनुपात होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये VBI है, आपको याद रखना होगा। यानी कि अनुपात 600:1 होता है। अब देखते हैं कार्य, इसका काम क्या है, से सुनेंगे। श्वेत रक्त के कह रहा है यह प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है, मतलब मनुष्य को यानी जीव जंतु बहुत रक्षा काम करता है श्वेत रक्त। सुनिए, यह रोगों से रक्षा प्रदान करता है। ये लड़ने का, रोग से लड़ने का काम कोई करता है, रोग से लड़ने का कोई काम करता है, वह है श्वेत रक्त। रोग से लड़ने का काम जो करता है एक्चुअली वो है श्वेत रक्त है, जो रोगों से लड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं। यह शरीर के अंदर टूटे फूटे ये तो कोशिकाओं को भी भक्षण करने का, उसको ठीक करने का भी काम करता है। चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। और फिर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। कहता है श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य काम क्या है। अरे भाई, ये तो भैया ये लाल रक्त का है, ऑक्सीजन को परिवहन करना, शरीर के रोगों से संक्रमित से बचाना, उसका रक्त थक्का को जमाना, कार्बन नहीं है, रक्त थक्का भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं चर्चा ही हम लोग अभी श्वेत में किए ही नहीं है, यानी स्पष्ट है इसका आंसर कभी हो जाएगा। शरीर के रोगों से संक्रमण से बचाना, यानी रोगों से लड़ने का काम करता है श्वेत रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल औसतन कितना होता है। इसका जीवन काल औसतन कितना होता है। तो जीवन काल के लिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखिएगा। जीवन काल के लिए हम लोग पढ़े थे कि या देखिए जीवन काल के पढ़े थे 1 से लेके 4 तक। इसका जीवन काल का अवधि होता है 1 से लेके 4 दिन तक होता है। 1 से लेके 4 दिन तक होता है, तो याद रखिएगा। कहता है श्वेत है 120 दिन तक, संभव नहीं है। 2 से 5 दिन तक या 12 से 20 दिन तक, 1 महीने तक अनिश्चित होता है। नहीं, अब हमको इसमें से टिक लगाना है, तो इसमें से टिक किसको लगाएंगे से, तो हमको 2 से 5 तक लगा लेते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में आरबीसी और लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका का अनुपात क्या है, तुरंत पढ़े थे, 600:1 होता है। 600:1 होता है दोनों का। आगे बात करते हैं। मतलब कहता है श्वेत रक्त कणिका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो हम आपको बताए थे पहले से कि लाल रक्त कणिका को और श्वेत रक्त कणिका को दोनों का भी निर्माण हुआ है, अस्थि मज्जा नहीं हुआ था। दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा नहीं होता है। आगे, इनमें से किसमें केंद्रक पाया जाता है। तो क्लियर था कि स्पष्ट था कि लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि श्वेत रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है। तो क्लियर हो गया कि भाई श्वेत रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो भाई इसमें पाया जाता है, यानी कि स्पष्ट हो गया। WBC में श्वेत रक्त कणिका में, कोशिका में ये पाया जाता है। सिंपल सी सेल में पाया जाता है। आगे देखते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिका कोशिका में आकार कैसा होता है। तो स्पष्ट है भाई, गोला होता नहीं, स्पष्ट कह दिया था कि इसका कोई आकार नहीं होता है, इसलिए इसे कैसा मान लिया गया था, अमीबा के समान मान लिया गया था। ये नहीं, इसका आंसर 100% है, तो बी है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है प्रतिरक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका निभाता है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करने में, सुरक्षा प्रदान करने में कह रही है, सुरक्षा प्रदान करने में सबसे अगर कोई अहम भूमिका निभाने वाला कोई रक्त है तो वह है श्वेत है, यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो हो जाएगा WBC। आगे बात करते हैं। अब कह रहा है संक्रमण, फिर वही बात, फिर क्वेश्चन उसी रिपीटेड है, लेकिन लैंग्वेज चेंज से बात हुई है। कह रहा है संक्रमण के दौरान किसकी संख्या बढ़ जाती है। अब इस संक्रमण के दौरान याद रखिएगा WBC की संख्या बढ़ जाती है, जिसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। कहीं मिलेगा तो मिस्टेक मत करिएगा, ऐसे कुछ चर्चा हम आगे कर रहे हैं। आगे देखिए WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका कणिका में मुख्य घटक क्या है। होमोग्लोबिन, भैया ये तो लाल के रीजन बताता है, होमोग्लोबिन लाल का रीजन बताता है। केंद्रक और जीव द्रव्य, लोहा, इनमें से कोई नहीं दिया।
स्पष्ट है कि इसमें केंद्रक से इसका मिलता जुलता, केंद्रक से इसका सटीक मिल रहा है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि उसमें केंद्रक पाया नहीं जाता था। अब तीसरा है रक्त बिंबावली पटकाणु यानी बीपी जाते हैं। अब हम तीसरी रक्त के बारे में जानते हैं, क्या है नियम, कैसे है, आगे आप फिर से ध्यान दीजिएगा। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब स्पष्ट है कि लाल रक्त के साथ इसका संबंध कुछ बन रहा है, इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता है। इसका भी जन्म अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 का है, उसमें 1 से 4 देखे थे, लेकिन इसमें 3 से 5 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु यकृत में ही हो जाता है। इसकी संख्या 250 लाख से 3 लाख प्रति घन मिनट होता है, और यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये थक्का, ये भूलना नहीं है, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। मतलब स्पष्ट है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ईश्वर का भी जन्म अस्थि मज्जा में ही होता है, ये भी क्लियर हो गया। इसका मृत्यु यकृत में होता है। इसी की संख्या 250 से 3 लाख होता है, यह थक्का बनाने में काम करता है। आते हैं कुछ, अब देखेंगे, याद रखने में कुछ बातें हैं, क्या सुनेंगे। रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये तो उनको याद ही हो गया। ये केवल स्तनधारियों के रक्त में ही पाए जाते हैं, चलिए ठीक है, नए पॉइंट है, स्तनधारियों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी मृत्यु पीलिया में होती है, ठीक है। रक्त जमने के दौरान यह थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त करता है, ये भी याद करने के, यानी आप इसको कंप्लीटली कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आते हैं इसका क्वेश्चन पर। रक्त का थक्का, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा कोशिकाएं सहायक है, तो स्पष्ट भैया बीपी, यानी हो गया। लाल रक्त नहीं, श्वेत रक्त नहीं, रक्त बिंबाणु जी, रक्त बिंबाणु ही होगा। आगे ध्यान देते हैं। बिंबाणु का मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त का है, संक्रमण से लड़ना श्वेत रक्त का हो गया, रक्त का थक्का जमाना यही हो गया आपको बिंबाणु का काम। आगे ध्यान देते हैं। रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है। रक्त बिंबाणु का निर्माण याद रखिएगा, हम सब में बोले थे, तीनों बोले थे, हम तीनों बोले थे कि भैया जी याद रखिएगा, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, ये आपको दिमाग रखना है। हृदय में नो बाबा और होता अस्थि मज्जा में होता है, ये सही है, इसका आंसर होगा बी। आगे आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर विचार करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी है, तो 2.5 से लेके 3 लाख तक गया था। इसका संख्या जो गया था 2.5 से 3 लाख तक गया था। और इसमें देखते हैं कहां से कहां तक है। 50 लाख से इतना लाख, 10 लाख, 50,000, 2.5 है ना, इसमें इसी को लोग क्या करेंगे, 3 लाख तक दिया है। इसमें बी लेके चलते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं उठा से, तो आगे चलते हैं। डेंगू ज्वार रक्त को किस घटक की संख्या में भारी कमी आती है, तो भारी कमी आती है, होमोग्लोबिन लाल के होता है, श्वेत रक्त कणिका के नहीं, प्लेटलेट्स के लिए। प्लेटलेट्स मतलब थक्कानुमा, यही है प्लेटलेट्स के, इसको इंग्लिश में थक्कानुमा ही कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। रक्त बिंबाव का जीवन काल लगभग कितना दिनों के होता है, इसका जीवन काल याद रखिएगा, ज्यादा नहीं, 3 से 5, 2-4 दिन तक होता है, हम लोग लिख सकते हैं, 2 से 4 दिन में लगा सकते हो, दिक्कत नहीं, लेकिन सटीक इस ऑप्शन नहीं है इसमें। अब कुछ नोट का पॉइंट है जो आपका छोटा बड़ा है, वो आप इसमें देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आगे ध्यान देंगे। देखिएगा, व्यक्ति में रक्त सबके भार का 7% पाया जाता है, मतलब स्पष्ट कर रहा है कि व्यक्ति में जो रक्त होता है उसके भार के अनुसार 7% पाया जाता है। अब कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा हो, चाहे ज्यादा वजन हो, किसी का कम वजन हो, वो डॉक्टर कह देता है कि ब्लड की कमी है, वो भार जैसे आप डॉक्टर जाओ देगा, भाई तौल दो इसको कितना वजन आया, सबसे पहले वजन तो बोलता है काहे इतना वजन कम है भाई, तुरंत देख लेता है। तो स्पष्ट कह रहा है व्यक्ति में रक्त उसके भार का 7% पाया जाता है, मतलब भार है उसके अनुसार 7% उसमें रक्त पाया जाएगा, तब व्यक्ति को सही माना जाएगा। डॉक्टर तुरंत कहेगा अरे भाई तुम्हारा रक्त में कमी हो गया है, एकदम पियर भर जाता है, पातर हो जाता है, नहीं कहता है रजू पातर हो गए। वो गीत भी बना था इसी पर, गई थी दिखाने के लिए, डॉक्टर के दिखाई ना, तो भाई उसको लगा कि भाई ब्लड कम है, तुरंत कहा कि पातर हो जाएगी। तो स्पष्ट है कि भार के अनुसार, क्योंकि जिस वजन है उसके अनुसार आपका होना चाहिए 7%। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति में औसतम रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है, कम से कम मिनिमम इतना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर। रक्त में लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है, वेरी गुड, ये याद रखिएगा। रक्त में लौह की कमी से, लौह यानी होमोग्लोबिन, याद रखिएगा, जबकि
लोहा की अधिकता से लौहमयता रोग होता है। फिर यानी मतलब कमी से अनीमिया का रोग होता है और ज्यादा होने से लौहमयता का रोग होता है। हीमोग्लोबिन में क्रोमैटिन नामक लौह पदार्थ पाया जाता है, जो इसके पहले क्वेश्चन था देख रहे थे उस समय, जो हम आपको टिक लगाए थे, वो बोले थे कि आगे मिलेगा आपको। रक्तदान में व्यक्ति कुल रक्त का 10% की रक्त ही दान करता है। अगर किसी व्यक्ति को रक्त दान करना है तो मान लिया आपका 5 लीटर है तो 5 लीटर है, तो उसके अनुसार आपको 10% ही दान करना है, उससे ज्यादा दान नहीं करना है। रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के की मदद करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रक्त को जो थक्का बनाया था, रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, वही थक्का बनाता है। रक्त को थक्का में फेरिक क्लोराइड FeCl3 का प्रयोग किया जाता है। रक्त कनिकाय हेमोसाइटोमीटर में ज्ञात किया जाता है, यानी उसका मात्रक है, याद रखिएगा, रक्त का जो मात्रक है हीमोसाइटोमीटर, यानी मापा जाता है, इसी में मापा जाता है। आगे सबसे बड़ा श्वेत रक्त कनिका मोनोसाइट है, नहीं सबसे बड़ा श्वेत रक्त कनिका जो है एक्चुअली मोनोसाइट है। सबसे बड़ा रक्त कनिका श्वेत भी है, याद रखना। सबसे छोटा में ल्यूकोसाइट है। रक्त को थक्का बनाने में 2 से 5 का समय लगता है, 2 से 5 मिनट का समय थक्का बनाने में आपको लग जाएगा, याद रखिएगा। रक्त का एक परिसंचरण पूरा करने में 23 सेकेंड लगता है। मतलब रक्त को एक पूरा मतलब पूरा रिसाइकिल करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरे करने के लिए 23 सेकेंड का समय लगता है। और यही था पॉइंट आपका। अब हमको पढ़ना है प्लाज्मा, जो हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे प्लाज्मा क्या होता है। और कोई प्रॉब्लम होता है ऐसे एक्चुअली आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मेरा नंबर है एक्चुअली, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको जवाब जरूर दे देंगे। और कहीं कमियां हो उसके लिए खेद है, और उस पर हम जरूर सही करेंगे। और चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।